फर्स्ट ईयर क्लास हमारे चैप्टर कोशिका जीवन की इकाई में कल की क्लास में हम लोगों ने कोशिका की संरचना से संबंधित उन सभी अवयवों के बारे में पढ़ा था जो एक कोशिका की संरचना में भाग लेने वाले अवयव हैं। उन अवयवों में सबसे पहला अवयव कोशिका भित्ति है। कोशिका भित्ति या सेल वॉल या सेल एनवेलप, कोई भी सेल पौधों में या जंतुओं, उस सेल का बाहरी आवरण सेल वॉल, कोशिका भित्ति या सेल एनवेलप कहलाता है। ये एक से अधिक परतों वाला हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर किसी कोशिका के स्ट्रक्चर यदि इस प्रकार का है तो एक लेयर इसके अंदर उपस्थित हो सकती है और एक लेयर इसके बाहर उपस्थित हो सकती है। तो इन लेयर्स को उनके अलग अलग हिस्सों में बांटा। जब ये जो बीच का हिस्सा है, यहाँ कोशिका के दूसरे सजीव कोशिकांगों की उपस्थिति होती है। सबसे जो लेयर्स हैं वो चूंकि कई परतों में बांटी गई हैं, तो एक प्राइमरी लेयर है, सेकेंडरी लेयर है और मिडिल लेमेला है जो पेक्टेट्स लेयर कहलाती है। तो जब भी हम लेयर्स को इस तरीके से बांटते हैं, ये है मिडिल लेमेला, प्राइमरी लेयर, सेकेंडरी लेयर और ये आउटर मोस्ट लेयर। तो कोशिकाओं के मध्य आपस में संपर्क स्थापित रखने, यांत्रिक हानि को रोकने, संक्रमण से बचने, अनुपयोगी और अवांछनीय अणुओं के प्रवेश को रोकने के लिए सेल वॉल अवरोधक का काम करती है। अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं में सेल वॉल अलग अलग अवयवों से निर्मित होती है, जैसे शैवालों में सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मेनेंस, खनिज कैल्शियम कार्बोनेट द्वारा, कवक में सेलुलोज की, विकसित पौधों में सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन आदि के द्वारा निर्मित होती है। आसपास की कोशिकाओं को जोड़े रखने के लिए मध्य पटलिका यानी मिडिल लेमेला जो अपने, अब जैसे ये कोशिका का डायग्राम आपके सामने है, तो देखिए एक सेल इधर होगी, एक इधर होगी, एक इधर होगी, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर। यानी ये एक कोशिका 1 2 3 4 5 6 7 कोशिकाओं से घिरी हुई है। तो इन कोशिकाओं के बीच ये मिडिल लेमेला मुख्य रूप से आपस में इनके जोड़े रखने के काम को करती है। इसका निर्माण कैल्शियम पेक्टेट द्वारा होता है। स्ट्रासबर्गर ने 1900 में सबसे पहले इस प्रकार की संरचना को देखा और इस प्रकार की संरचना के बारे में बताया। यदि हम कोशिका भित्ति की संरचना देखेंगे तो हमें 4 प्रकार की लेयर दिखती है। एक होती है प्राइमरी यानी प्राथमिक लेयर, सेकेंडरी यानी द्वितीयक लेयर, तृतीयक भित्ति और मध्य पटलिका। यहाँ आप देख रहे होंगे 1 2 3 यानी 1 2 3, ये 3 प्रकार की भित्तियां हैं। चौथा अवयव मध्य पटलिका का है। जो प्राथमिक प्रकार की भित्ति है यानी नंबर 1, जिसे हम प्राइमरी वॉल कहते हैं, सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल, पेक्टिक पॉलीसेकेराइड
और संरचनात्मक प्रोटीन। यानी 3 प्रकार के अवयव हैं जो इस प्राथमिक भित्ति का निर्माण करते हैं। इन अवयवों को सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल, पेप्टिक पॉलीसेकेराइड और संरचनात्मक प्रोटीन कहते हैं। इसके अलावा द्वितीयक, तृतीयक भित्तियां और कैल्शियम पेक्टेट द्वारा निर्मित मिडिल लैमेला, जो अलग अलग कोशिकाओं को जोड़ने और अपने साथ मिलाए रखने का काम करती है। मिडिल लैमेला ठीक वैसे ही काम करती है कि 2 कोशिकाओं के मध्य का अवयव, इसलिए इसको मध्य पटलिका या आंतर कोशिकीय पदार्थ कहते हैं। कोशिका भित्ति के बाद हमारा दूसरा अवयव था जीव द्रव्य। जीव द्रव्य के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि यह कोशिका का जीवित पदार्थ है। कोई कोशिका सजीव है, इसका प्रमाण है कि उसमें जीव द्रव्य की उपस्थिति है। जीव द्रव्य को ही जीवन का सार या भौतिक आधार कहते हैं। मीन्स किसी सेल के लिए जीव द्रव्य एक फिजिकल बेस है जो उस कोशिका के सजीव होने की स्थितियों की पूर्णतया व्याख्या करता है। डुजार्डिन ने किसी कोशिका में सबसे पहले जीव द्रव्य की खोज की थी और उन्होंने इस जीव द्रव्य को सारकोड का नाम दिया था। आगे चलकर परकिंजे ने इस सारकोड को प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया। यानी जीव द्रव्य तभी से प्रोटोप्लाज्म कहलाया जब परकिंजे ने इसे प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया। जीव द्रव्य के बारे में व्याख्या ह्यूगो वॉन मॉल ने प्रस्तुत की कि आखिर जीव द्रव्य में कौन कौन से अवयव होते हैं। जीव द्रव्य में 90% पानी होता है, यानी एक तरल माध्यम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, अकार्बनिक पदार्थ, आरएनए और डीएनए। जल, प्रोटीन, अकार्बनिक पदार्थ, आरएनए, डीएनए जैसे अवयव इसकी संरचना को पूरा करते हैं। 2 अवयव जिनकी संरचना में आवश्यकता है वे हैं कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स, यानी कि जैविक अणुओं के वे भाग जो संरचनात्मक अवयवों के तौर पर आवश्यक। जीव द्रव्य एक्चुअल में 2 भागों में विभाजित है, कल भी आपको मैंने बताया था। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो कहलाता है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य जैसे जीव द्रव्य को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, वैसे ही कोशिका द्रव्य को साइटोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका द्रव्य जीव द्रव्य का एक अवयव है जो किसी कोशिका में कोशिका कला के अंदर सुरक्षित रहता है। यह जीव द्रव्य का वो भाग होता है जो किसी कोशिका में केंद्रक के चारों ओर व्यवस्थित रहता है, इसलिए इस अवयव को कोशिका द्रव्य कहा जाता है। कोशिका द्रव्य कोशिका की किसी निर्जीव भित्ति के द्वारा घिरा रहता है और कोशिका द्रव्य में ही जीवन की पहचान होती है। स्वयं कोशिका द्रव्य 3 अवयवों हाइलोप्लाज्म, उत्सर्जी पदार्थ और कोशाद्रव्यीय कोशिकांगों में विभाजित है।
ए पार्ट हाइलोप्लाज्म, बी पार्ट कोशाद्रव्यीय कोशिकांग। इसके अतिरिक्त एक पार्ट जिसे हम उत्सर्जी पदार्थ के रूप में जानते हैं, यानी वे अवयव जो कोशिका में विभिन्न उपापचयी क्रियाओं में निर्मित हों और जो समय समय पर उत्सर्जित भी होते रहते हैं विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों द्वारा। तो सबसे पहले बात करते हैं हाइलोप्लाज्म की। हाइलोप्लाज्म के अंतर्गत उपापचयी निष्क्रिय पदार्थ सामूहिक रूप से आते हैं, यानी हाइलोप्लाज्म के दो प्रकार के अवयव बनते हैं। एक स्रावी पदार्थ और दूसरे संचित पदार्थ। स्रावी पदार्थ वे हैं जो उपापचय की क्रियाओं में निर्मित हो और श्रावण की क्रिया द्वारा प्राप्त होते हैं। जैसे मकरंद, यानी पुष्पों में जो मकरंद होता है, विभिन्न प्रकार के एंजाइम और रंजक पदार्थ। कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निर्मित होते हैं और पौधे में संचित रहते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। आप जानते हैं कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ग्लूकोज बनाते हैं और उस ग्लूकोज को किसी न किसी भाग में संचित रखते हैं। फल में संचित हो सकता है, तो फल अलग अलग प्रकार के पौधों में अलग अलग प्रकार के होंगे। जैसे कुछ पौधों में बीजों में, कुछ के दानों में, कुछ में फलों में, ठीक। तो इस प्रकार वे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और वसा को संचित रखते हैं। हाइलोप्लाज्म में जो दो कैटेगरीज हैं, स्रावी पदार्थ और संचित पदार्थ की। स्रावी पदार्थ किसी न किसी प्रकार से स्रावित होकर बाह्य यानी बाहर आकर प्राप्त हो जाते हैं और संचित पदार्थ पौधे में ही मौजूद रहते हैं। कोशाद्रव्यीय कोशिकांग ये वे भाग हैं जो उपापचय की सक्रिय क्रियाओं को करने में सहायता करते हैं। कल भी हमने आपको इनके बारे में बताया था। इस प्रकार के कोशिकांगों में माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःद्रव्यीय जालिका, राइबोसोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, रिक्तिकाएं, लाइसोसोम, स्फेरोसोम, मोनोसोम्स, पक्षाभिका या कशाभिका जैसे अवयव आते हैं। परऑक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम, सेंट्रोसोम जैसे अवयव भी कोशाद्रव्यीय कोशिकांग हैं। तो वो सभी कोशिका द्रव्य के ही भाग कहलाते हैं। उत्सर्जी पदार्थ जो उपापचयी क्रियाओं में निर्मित होते हैं और जिनका उपयोग कोई भी पौधा या उसका कोई अवयव नहीं करता, चूंकि यह पदार्थ पौधे के लिए हानिकारक अवयव माने जाते हैं और इन पदार्थों का उत्सर्जन ही आवश्यक है। ऐसे पदार्थों में टैनिन, लेटेक्स, कार्बनिक अम्ल, ग्लूकोसाइड, गोंद, सुगंधित तेल जैसे पदार्थ। अब यदि आपको एग्जाम्पल दें तो आपको पता होगा कनेर, कटहल, मदार जैसे पौधों की पत्तियों को आप तोड़ें तो उसमें से गोंद जैसा एक लेटेक्स निकलता। यूकेलिप्टस की किसी पत्ती, तुलसी की किसी पत्ती को आप उंगलियों पर मसल कर उसकी स्मेल ले तो आपको एक अलग प्रकार की स्मेल महसूस होती। तो ये इसमें मौजूद सुगंधित तेल की वजह से है।
किसी बड़े पौधे आम, नीम के तने में यदि कोई भाग चोटग्रस्त हो जाए तो उस भाग से आप गोंद जैसे पदार्थ को निकलता देखते हैं, जो हवा के संपर्क में आकर सूख कर कठोर हो जाता है। तो ये अवयव पौधों के लिए निष्क्रिय पदार्थ हैं, इनकी उनके लिए कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए यह उत्सर्जी पदार्थ कहलाते हैं। तो जीव द्रव्य के एक अवयव के बारे में हमने आज पढ़ा कि वो कोशिका द्रव्य है। दूसरा अवयव केंद्रक है। केंद्रक कोशिका के मध्य में स्थित होता है और पूरी कोशिका की जैविक कार्यकी को नियंत्रित करता है। अगली क्लास में हम केंद्रक के बारे में कुछ चीजें विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे।